द डॉन एक्सप्रेस, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आजकल देश में सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर चीन को बायकॉट करने की मुहिम चल रही है। इससे पहले कोविड-19 के परिणाम स्वरूप जब देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव सामने आने लगे थे तो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था। उस समय यह मंत्र देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उठाया गया एक मजबूत कदम था, जो आज भारत चीन सीमा विवाद के चलते बायकॉट चाइना का रूप ले चुका है। लेकिन जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, चीन के आर्थिक बहिष्कार की बातें खोखली सी सिद्ध होंगी। इसे मानव चरित्र का पाखंड कहें या उसकी मजबूरी कि एक तरफ इंटरनेट के विभिन्न माध्यम चीनी सामान के बहिष्कार के संदेशों से पड़े हैं, तो दूसरी तरफ ई कॉमर्स साइट से भारत में चीनी मोबाइल की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। जी हाँ, 16 जून को हमारे सैनिकों की शहादत सोशल मीडिया पर चीन का बहिष्कार करने वाले संदेशों की बाढ़ ही आ गई थी। चीन के खिलाफ देश भर में गुस्सा था, तो उसके एक दिन बाद ही 18 जून को ई कॉमर्स साइट पर चीन अपने मोबाइल की सेल लगाता है और कुछ ही घंटों में ये बिक भी जाते हैं। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के वन प्लस के लॉन्च के कुछ ही मिनटों में सारे यूनिट बिक गए। इससे ये बात साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारतीयों को सस्ते में मिल रहे प्रोडक्ट से दूर रखना मुश्किल है। एक तरफ से ये भारत के लिए गंभीर का विषय है, जहाँ एक और चाइनीज प्रोडक्ट के इस्तेमाल को कम करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज फ़ोन की ये बढ़ती मांग शॉक्ड करती है और अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर भारत के मोबाइल मार्केट में चीनी हिस्सेदारी की बात करें तो आज की तारीख में यह 72 से 75% के बीच है और यह अलग अलग कंपनी के हिसाब से साल भर में 6 से 33% की ग्रोथ रेट दर्ज करता है। लेकिन सिर्फ आम आदमी ही चीनी सामान के मायाजाल में फंसा हो ऐसा नहीं है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी चीन के भ्रम जाल में उलझी हुई हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोबाइल मार्केट की हिस्सेदारी की बात नहीं है। टीवी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेकर गाड़ियों के मोटर पार्ट्स, चिप्स, प्लास्टिक, फार्मा व दवाई कंपनियों द्वारा आयातित कच्चे माल की मार्केट भी चीन पर निर्भर है। यही कारण है कि चीन से सीमा पर विवाद बढ़ने के बाद जब भारत सरकार ने चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही तो मारुति और बजाज जैसी कंपनियों को कहना पड़ा कि सरकार के इस फैसले का भार ग्राहक की जेब पर सीधा असर डालेगा। इन परिस्थितियों में जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो मंजिल काफ़ी दूर और लक्ष्य बेहद कठिन प्रतीत होता है। इसलिए अगर हम आत्मनिर्भर भारत को केवल एक ही नारा बनाकर छोड़ने के बजाय उसे यथार्थ में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें सच को स्वीकार करना होगा और सत्य यह है कि आज की तारीख में साइंस और टेक्नोलॉजी ही चीन का सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें हम चीन को टक्कर देने की स्थिति में नहीं हैं। यानी हम बिना हथियार युद्ध के मैदान में कूद रहे हैं तो फिर जीतेंगे कैसे। दरअसल युद्ध में कोई भी हो, उसे जीतने के लिए अपनी कमजोरियों और ताकत दोनों का पता होना चाहिए। अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं का दोहन। यह सच है कि आज की तारीख में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारी कमजोरी है, लेकिन भारत जैसे देश में क्षमताओं और संभावनाओं की कमी नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी कृषि और हमारे किसान, दोनों को ही मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सरकार ने इस दिशा में घोषणाएं भी की थी, लेकिन भारत की अफसरशाही का इतिहास देखते हुए इन्हें क्रियान्वयन करते धरातल पर उतारना सरकार की मुख्य चुनौती होगी। हमारी दूसरी ताकत है हमारी सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में इस पूर्णतः वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का उद्भव हुआ, उसी देश में उसे यथोचित सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन वर्तमान कोरोना काल में इसे समूचे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस मौके पर सदुपयोग कर आयुर्वेद की दवाइयों पर सरकार अनुसंधान को बढ़ावा देकर आयुर्वेदिक दवाओं का एक नया और आधुनिक रूप विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करें। इसी प्रकार आज पूरा विश्व प्लास्टिक के विकल्प ढूंढ रहा है, तो हमें पत्तों के दोने, पत्तल
बनाने के लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर उनकी निर्यात योग्य क्वालिटी बनाकर ग्रामीण रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती दे सकते हैं। हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत भी हमारी ताकत है। दरअसल हर राज्य की सांस्कृतिक और भौगोलिक तौर पर अपनी विशेषताएं हैं। कुदरत ने जितनी नेमत इस धरती पर बख्शी है उतनी शायद और किसी देश पर नहीं है। अभी हमारे देश में विदेशी अधिकतर भारतीय आध्यात्म से प्रेरित होकर शांति की खोज में आते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के विभिन्न राज्यों को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं तो हमारी धरती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यह सभी उपाय अपने अपने साथ देश में विदेशी मुद्रा भंडार और रोजगार दोनों के अवसर साथ लेकर आएंगे। अब बात करते हैं कमजोरियों की, तो हमारा सबसे कमजोर पक्ष है साइंस और टेक्नोलॉजी। आज के इस वैज्ञानिक युग में इस पक्ष को नज़रअंदाज करके विश्वगुरु बनने की बात करना बेमानी है। विश्व के किसी भी ताकतवर देश को देखें, उनमें किसान विज्ञान टेक्नोलॉजी के दम पर ही उस ताकत को हासिल किया है। चाहे वो जापान, रूस, अमेरिका, कोई भी देश हो, हम दावे जो भी करें, हकीकत यह है कि भारत इस क्षेत्र में इन देशों के मुकाबले बहुत पीछे है। हाँ, यही सत्य है कि पिछले 3-4 साल में हम कुछ कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन इन देशों से अभी भी हमारा फासला काफ़ी है। इसलिए आवश्यक है कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों और वैज्ञानिकों दोनों को प्रोत्साहन दिया जाए। टेक्नोलॉजी पर रिसर्च को फोकस किया जाए। शिक्षा नीति में ठोस बदलाव किए जाए ताकि कॉलेज से निकालने वाले युवाओं के हाथों में खोखली डिग्रियां के बजाय उनके दिलों में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। उनकी रुचि रिसर्च, अनुसंधान, खोज करने की ओर बढ़े और हमें अधिक से अधिक प्रतिभावान युवा वैज्ञानिक मिले। और यह तभी संभव होगा जब हमारे देश के योग्यता के किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जब प्रतिभावान युवा आरक्षण एवं भ्रष्टाचार के चलते अवसर ना मिल पाने के कारण विदेशों में चले जाने को मजबूर नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, हमारा देश जिस ब्रेन ड्रेनेज का शिकार आया है उसे रोकना होगा, ताकि हम भविष्य में सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे युवाओं को भारत में रोक सकें। आज से अगर हम इन दिशाओं में सोचेंगे तो कम से कम 5-6 साल में हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर के आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार कर पाएंगे। वहीं अगली खबर, पूरा देश जहां एक और कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए कोविड-19 से बड़ी समस्या है पानी की समस्या। यहाँ जल समस्या चरम पर है। ग्रामीण लॉकडाउन में भी कई किलोमीटर दूर पानी लेने को मजबूर हैं। 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई गांव में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पैसे देकर ही पानी मिल पाता है। वहीं टैंकर से पानी लेते वक्त जिस तरह रोजाना भीड़ जुड़ती है, उससे सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। जिला प्रशासन ने आंकड़ों के अनुसार मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद लगभग 40,000 प्रवासी झांसी लौट आए हैं, जबकि कोरोना वायरस को लेकर कोई ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 15,000 से अधिक लोग पानी से कमी वाले गांव में वापस आ गए हैं। झांसी शहर से सटे 1 दर्जन से अधिक गांव में लोग कोरोना संकट से ज़्यादा बड़ा जल संकट को बता रहे हैं। गांव के आसपास 20 से अधिक हैंडपंप लगे हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 हैंडपंप में पानी आता है। वो भी कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी वजह से उन्हें 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लेने जाना पड़ता है। बुंदेलखंड में पानी की कमी तो सालों से भर से रहती है, लेकिन गर्मी का मौसम शुरू होते ही यहाँ के हालात बदतर हो जाते हैं और यह हाल कई वर्षों से है। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह साफ कर दिया है कि महाकुंभ 2021 में ही आयोजित किया जाएगा। सीएम ने अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं के साथ हुई बैठक में ज्योतिष गणना के अनुसार ही महाकुंभ कराने की उनकी मांग पर मुहर लगा दी है। रविवार को अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज ने सीएम को बताया कि उनकी सभी अखाड़ा के संतों के साथ चर्चा हुई है। सभी ने इस बात पर सहमति दी है कि ज्योतिष गणना के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन निर्धारित समय पर हो। इसका स्वरूप क्या होगा और किस स्तर तक होगा, इस पर सरकार अगले वर्ष तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। वहीं अगली खबर, पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरी रथ यात्रा स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित की जाएगी। इससे पहले कोलेरा और प्लेग के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच के सामने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर सोमवार को सुनवाई की गई। केंद्र ने कोर्ट के सामने कहा कि बिना भीड़ के धार्मिक रीतियों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पूरी सावधानी के साथ रथ यात्रा पूरी की जाएगी। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सदियों की परंपरा को रोका नहीं जा सकता। यह करोड़ों लोगों की आस्था की बात है। यदि भगवान जगन्नाथ कल नहीं आएंगे तो वे परंपराओं के अनुसार 12 साल तक नहीं आ सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महामारी ना फैले, सावधानी बरतते हुए राज्य सरकार एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा सकती है। एसजी तुषार मेहता, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से समझौता नहीं किया गया और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। उड़ीसा सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा, यात्रा पूरे राज्य में आयोजित नहीं की जा सकती, कर्फ्यू लगा दिया जाए। रथ को सेवायत या पुलिसकर्मी खींचे जो कोविड नेगेटिव हों। साभार डॉक्टर नीलम महेंद्रा, लेखिका, वरिष्ठ स्तंभकार, डेली हैंड, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।